28 मई 1998 को अगर हम चले जाएं, उससे पहले की जो आप लोगों की जिद्दोजहद रही, बहुत मुश्किल वक्त आया होगा, बहुत सारे दबाव आए होंगे। किस तरह से आपने वो तमाम दबाव बर्दाश्त किए? फिर उस दिन क्या आप लोगों की फीलिंग्स थी जब ये धमाका पाकिस्तान ने कर दिए? तो क्या क्या जज्बा था वो कामयाबी का? देखिए, बात यह है कि ये इतना बड़ा जो एक इवेंट हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, ये कोई 2-4-10 दिन की बात नहीं। इसके पीछे 25-30 साल की तैयारी का मसला है, ठीक है। और इसमें डॉक्टर अब्दुल कबीर खान की कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने यूरेनियम की एनरिचमेंट की। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की कंट्रीब्यूशन है, जिसमें एटम बम डिज़ाइन हुआ, एटम बम बनाया गया, और फिर ये सारी साइटें तैयार की जहाँ पे टनल बनी, जिसमें ये सारे धमाके हुए। वो भी बहुत मुश्किल काम है, चावरी के पहाड़ों में वो काम करना, और कई साल लगे वो टनल्स बनाने में। उसने फिर वो सारे डिटेक्टर्स नस्ब करने, जिससे कि एटम बम जब चलता है तो वो उसको मेजर करते हैं कि उसकी ताकत कितनी है, कितने कम अरसे में वो एकदम पूरी पावर पे गया है एटम बम, और कितनी देर तक वो ताकत बरकरार रही है इससे पहले कि वो फेड आउट हो जाए। ये सारी मेजरमेंट करने के लिए बड़ी मुश्किल इंटीग्रेट इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बना के चावरी की सुरंगों में नस्ब की। तो अब जिस वक्त ये 1996 में भारत ने पोखरान में तैयारी करनी शुरू की एटमी धमाका करने की, उस वक्त पाकिस्तान को इसकी खबर मिल गई। अच्छा। और फौरी तौर पर मुझे और मेरी टीम को कहा गया कि आप जाके तैयारी कर रहे हैं कि अगर वो करेंगे टेस्ट तो फिर हम भी कर सकेंगे। अच्छा। हमें करना चाहिए। तो वो उस वक्त पे ये हुआ कि तकरीबन 1.5 महीना लगा हमें पूरी तैयारी मुकम्मल करने के लिए, टेस्ट के लिए। तो इंडिया ने टेस्ट नहीं किया, वो पीछे हट गया। तो अमेरिका ने उनको प्रेशर दिया, वो पीछे हट गया। तो तैयारी अच्छी बात यह है कि उसमें होबारी हो गई थी, क्योंकि बहुत हैवी केबल्स ले करनी होती हैं, बंकर बनाने होते हैं, बहुत काम होता है। तो सारा उस वक्त हो गया था। जिस वक्त 12 मई और 11 मई को इन्होंने इंडिया ने धमाके किए, तो डीसीसी की मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, और जिसमें डॉक्टर साहब और मुझे दोनों को हमें मदऊ किया गया बाय ऑन स्पेशल इन्विटेशन। और उसमें फैसला हुआ कि अब हमें ये टेस्ट करनी चाहिए। सही। तो हमें उस वक्त कहा गया कि आप 5-7 दिन में अपना सामान वगैरह सारा पैक कर लें, मुझे कहा गया। और उस वक्त पाकिस्तान की डेलीगेशन गई, उन्होंने जाके अपने दोस्त ममालिक को इन्फॉर्म किया कि हम ये टेस्ट करना चाहते हैं। तो वो जब डेलीगेशन वापस आई 20 मई को, तो मुझे वो है दिल्ली में अपनी टीम को लेकर चागी चला गया। सही। तो हम वहाँ पे रात को 12 बजे पहुंचे 20 मई को। और अब क्योंकि बहुत काम 95% काम पहले का हमने 96 में 1996 में कर लिया था, तो अब सिर्फ 7-8 दिन में हमने एटम बम असेंबल करके सारी इंस्ट्रूमेंटेशन सब सेट करके, और हम 27 मई की रात को फारिग हो। सही। और अक्सर ये 11 मई को जब भारत ने अपने धमाके कर दिए थे, ये जो 16-17 दिन का टाइम लगा, आप गए, पूरी आपने तैयारी भी की, कोई खास प्रेशर उस वक्त महसूस कर रहे थे? कोई खास जज्बा था, या सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चल रहा था? हमें 16 दिन में, हमें सिर्फ 20 तारीख को गए और हमने 27 की 7 दिन में हमने तैयारी कर ली थी। वो उस वक्त जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे। क्लिंटन साहब ने 5 कॉल्स की उनको कि आप ये इसको टेस्ट मत करें, इंडिया ने बड़ी गलती किया, और वो बड़े सवेर का सारे चीज को डिस्टर्ब किया, और बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब किया, तो आप ये मत काम करें। हम आपको, उन्होंने कुछ कहा हुआ उनको कि आपको क्या रियायत देंगे, मुझे वो उसका हमें पता नहीं है पब्लिकली, लेकिन वो उन्होंने डीसीसी की मीटिंग में ये जरूर कहा था कि उसने मुझे 5 दफा फोन किया कि अब आपका टेस्ट ना करें। तो जिस वक्त हमने 28 मई को 5 टेस्ट कर लिया, और अभी 6ठा टेस्ट हमने 30 मई को करना था। तो 28 मई को रात को मुझे सेटेलाइट का फोन आया नवाज शरीफ साहब का वहाँ पे, कि मेरी तो उनकी जान मुश्किल कर दी कि अब आप और आखिरी टेस्ट ना करें। तो आप आखिरी टेस्ट जरूर करें, लेकिन बहुत जल्दी कर लें, मुझे प्रेशर बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्रेशर इसलिए बहुत ज्यादा था, ये तो इसमें कोई ये हकीकत है। तो बहरहाल वो टेस्ट जो है वो फिर जब हम वहाँ गए हैं तो हमने जाकर तैयारी सारी की है। तो 28 तारीख को तैयार थे। आप ज़ाहिर बहुत बड़ा आपने काम किया, और जितना आपको खराज तहसीन पेश किया जाए पूरी कौम की जानिब से कम है। अमजद शुएब साहब जी, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ जरा। अमजद जी, अल्लाह ने करवाया काम पर। सही। तो अमजद शुएब साहब, ज़ाहिर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बड़ी बड़ी ताकतों का पाकिस्तान के ऊपर, खासतौर पर अमरीका का। ये इस हद तक प्रेशर बर्दाश्त करना, फिर एक एटमी ताकत बनना, क्या समझते हैं ये कितना बड़ा पूरी दुनिया में? ज़ाहिर पाकिस्तान उन चंद मुमताज़ ममालिक में शामिल हो गया जिनके पास ये एटमी क़ुव्वत मौजूद है। तो अब पाकिस्तान का दिफा इससे ज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर हो गया। कितना ज़रूरी होता है कि ये एटम बम आपके पास मौजूद हो, ताकि आप किसी भी जंग के ख़तरे का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहें, और उस जंग को रोके जाने में आपका किरदार हो। ज़ाहिर है जब एटम बम जिन मुल्कों के पास होता है तो वह आमतौर पर जंगें नहीं लड़ा करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, जिनके पास नहीं है ये दुख वही बता सकते हैं, लेकिन जिनके पास होता है वो ब्लैकमेल करने पे उतर आते हैं। जो अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे, 11-12 मई के भारत के धमाके, 11 तारीख को उन्होंने धमाका किया और 11 से 28 मई तक का जो वक्त था वो गुजारना मुश्किल हो चुका हुआ था। भारत के लीडर्स, भारत की तरफ से जितने भी वहां पे आप देख लीजिए कि जितने भी उनके करता धरता लोग थे, वो पाकिस्तान को इस हकारत की नजर से देख रहे थे और हकारत हमें उनके बारे में बातें कर रहे थे। लगता यूं था कि जैसे पाकिस्तान कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। तो उस जमाने में फिर स्टडीज की गई और हर स्टडी में हमें हर दफा ये अंदाजा हुआ कि हमारे ऊपर मुश्किल आएंगी धमाका करने के बाद, हमारे भी लगेंगे सब, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन यही होना चाहिए कि हमने धमाका करना है, क्योंकि अगर आज हमने नहीं किया तो फिर दोबारा हम कभी नहीं करते। लिहाजा ये एक फैसला कि हमारी कमांड लीडरशिप मिल के किया गया और ये तय हुआ, मैं उसको जब वहां मौजूद था, फिर ये तय हुआ कि जनाब हमने धमाका करना है और नतीजा उसमें फिर और भी फैसले किए गए, जैसे डॉलर फ्रीज किए गए या कुछ एक्शन किए गए। सही। लेकिन ये फैसला जो था वो ये बड़ा ही दानिशमंदाना फैसला था। मैं समझता हूँ कि ये फैसला है जिसने आज दिन तक हमें इंडियन ब्लैकमेल से बचा के रखा। सही। लेकिन हम जो हम देखते हैं कि जो दीगर सारी एटमी ताकतें हैं वो दुनिया में बड़ी ताकतों के तौर पर शुमार होती हैं, बड़े बाअसर ममालिक में उनका शुमार किया जाता है। पाकिस्तान इस दौड़ में क्यों पीछे रह गया? पाकिस्तान एटमी मुल्क तो है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत पीछे रह गई, पाकिस्तान में जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो तरक्की में बहुत पीछे रह गए। इसकी क्या वजूहत हैं, अगर मुख्तसरन आप बता सकें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी मुश्किल तो हमारी अपनी इकोनॉमी की है। जो कौमें मकरूज हो जाती हैं और दूसरों के कर्जों पे जीती हैं, उनको अपना वकार खोना पड़ता है, कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, वरना उनकी मुश्किलात इतनी बढ़ जाती हैं कि वो अपने आप अपने मुल्क को चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि स्टेज के ऊपर हमारे लिए सबसे बड़ा सबक ही यही है कि जितना जल्दी हो सके हम इकोनॉमिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, ताकि कर्जे उतर जाएं और कर्जे आइंदा लेने से गुरेज किया जाए। अपनी चादर उतनी फैलाई जाए या अपने पाँव फैलाए जाए जितनी चादर है उस पर आगे न जाएं। तो ये चीज आपके लिए ना सिर्फ आपकी कौम का सर बुलंद करेगी, बाइस इज्जत होगी, बल्कि ये आपको एक हैसियत देगी पूरी दुनिया में एक इंडिपेंडेंट ताकत के हैसियत से। सही। अब डॉक्टर समझ साहब, ज़ाहिर है जब आपने ये एटमी धमाके किए तो आपको और आपकी पूरी टीम को पूरी दुनिया में पजीराई मिली। कुछ दूसरे ममालिक ने आपकी खिदमात लेने की कोशिश की, कुछ राब्ते आपसे किए गए? नहीं, ऐसे हम बड़े डिसिप्लिन से काम करने वाले लोग हैं। एटॉमिक की क्वेश्चन में था, मैं वहाँ पे 1 साल काम किया है और बहुत हमारा होता है, सारा काम सीक्रेट होता है और बड़ा डिसिप्लिन के साथ होता है। किसी को कांटेक्ट करने की कोई ना तो मौका मिलता है ना जरूरत कोई करता है। और मैं जितने साल भी वहाँ काम किया है, एटॉमिक का ये कोई क्वेश्चन नहीं किया और उसके बाद नेस्कॉम में मिसाइल्स बनाई हैं। मेरी 45-50 ईयर की सर्विस में मैंने पाकिस्तान से बाहर एक दिन भी कभी कोई जॉब नहीं की। अच्छा। सारा टाइम यहीं पे गुजारा है और लोगों ने कांटेक्ट करना क्या उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कभी किसी को खुद कांटेक्ट नहीं किया तो मुझे किसी ने क्यों कांटेक्ट करना है? सही। इसलिए हम अपने मुल्क के लिए काम करने वाले लोग हैं बस। ठीक है। कोई हमारा मकसद ज़ाहिर है मुल्क के लिए काम करने का और फिर कामयाबी हासिल करने का वो फ़ख्र ही अलग होता है, वो फील ही अलग होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।